ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जस्ट खबर, और जस्ट खबर पर ये हमारी विशेष पेशकश कि हम करें तो नाम और शिवसेना करें तो बदनाम। मुद्दा एक ही है और खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ दो मेहमान हैं, आपको एक बार फिर से क्योंकि हम ब्रेक से लौटे हैं आपको मिलवा देते हैं। खेमचंद शर्मा मेरे साथ स्टूडियो में हैं, बीजेपी नेता हैं और बीजेपी के संवाद सेल के संयोजक हैं, और दिल्ली प्रदेश का आप पूरा मीडिया सेल भी देखते हैं, सोशल मीडिया सेल। इसके अलावा रणबीर सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले खेमचंद शर्मा जी के साथ मेरी जो चर्चा हो रही थी, आप शर्मा जी आपने कहा कि बीजेपी और आरएसएस भी पाकिस्तान विरोधी राजनीति करते हैं या उनकी थिंक लाइन में ये चीज शामिल है। आपने कहा भी नहीं, आपके एक शब्द को करेक्ट करना चाहूंगा जी, भी नहीं ही। आपने देखा होगा यूएन में जिस तरीके से इफेक्टिव तरीके से माननीय मोदी जी ने और हमारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी ने पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान स्पॉन्सर जो टेररिज्म है उसके खिलाफ पूरे विश्व पटल पे बात रखी, उससे पाकिस्तान पूरे विश्व पटल पे आइसोलेटेड हो गया, एक्सपोज्ड हो गया। तो जो विरोध करने का तरीका होता है हमेशा भारतीय जनता पार्टी उसको अपनाती रही है, और वो अपने देश के हित में, ना कि किसी को विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं उसके लिए। हम अपने देश के हित में ऐसा करते रहेंगे और हम ही करते रहें और आगे भी करते रहेंगे। हम भी नहीं, हम ही। अच्छा, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो शिवसेना ने अपनाया है, जो तरीका अपनाया है या जो विचारधारा उन्होंने बनाई है, वो दरअसल आरएसएस और बीजेपी की चुराई हुई विचारधारा है। नहीं, देखिए शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी सिमिलरिटी भी है, इसीलिए हम पार्टनर भी हैं, लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी हैं, इसीलिए हम अलग अलग दल हैं। अदरवाइज हम एक दल हो जाते हैं। उनका एक अपना तरीका है, कुछ चीज़ों से हम सहमत हैं, कुछ चीज़ों से सहमत नहीं हैं। जैसे ये जो इंसिडेंट हुआ, इस इंसिडेंट में उन्होंने जो तरीका अपनाया हम उससे बिल्कुल सहमत नहीं है। हमने अपना पब्लिकली विरोध दर्ज कराया और हमारी सरकार ने उन पर कार्रवाई भी की। ठीक है, रणवीर सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रणवीर जी, क्या ये मुमकिन है कि अगर आप एक सी विचारधारा रखते हैं, आप एक से पार्टनर हैं, तो उसके बाद नियंत्रण रेखा अलग अलग हो? ये क्यों मुमकिन है और आखिर क्यों? देखिए, चूंकि जब एक पार्टियां अलग अलग हैं और दोनों पार्टियों की आइडियोलॉजी अलग अलग है, एक सीधी सी बात है। वो व्यक्ति विशेष एक पार्टी थी, बाला साहब ठाकरे साहब की पार्टी थी। बीजेपी जो है वो बड़े लेवल का, बड़े कैनवस की बात है। तो क्षेत्रीय पार्टी है, उसका अपना एक तरीका। और जहाँ तक गुलाम अली साहब का जो कंसर्ट उन्होंने रद्द करवाया, तो इससे पहले भी तो गुलाम अली साहब कंसर्ट वहाँ बॉम्बे में करते रहे, अब से पहले कितने बार रद्द करवाया गया? हाँ, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, क्या वजह देख पाते हैं आप? ये मुझसे सवाल है? जी जी बिल्कुल, मैं पूछ रहा हूं कि मैं वही बात कह रहा हूं ना कि लाइमलाइट में रहने की आदत है। एक सीधा सा उनका एक थीम है, लाइमलाइट में बने रहो। इस टाइम चूंकि उनको इस तरह की चीजें चाहिए तो वो कर रहे हैं। अब से पहले उन्होंने क्यों नहीं विरोध किया? मैं सवाल खुद कर रहा हूं इस बात पे। नहीं, एक चीज और है, आप ये भी देखिए आप कि आपने जैसा अभी कहा कि इससे पहले भी गुलाम अली साहब के कॉन्सर्ट होते रहे हैं, और देश में गुलाम अली साहब खुद अकेले एक पाकिस्तानी नहीं हैं जो हिंदुस्तान में कार्यक्रम करते हैं। अदनान सामी पाकिस्तान के गायक हैं। अभी अभी बजरंगी भाईजान फिल्म रिलीज हुई है सलमान खान की, उसमें अदनान सामी ने गाना गाया है। कई पाकिस्तानी अदाकाराएं हैं जो आकर हिंदुस्तान में बॉलीवुड में एक्टिंग करती हैं, रोल्स करती हैं। तमाम क्रिकेटर्स यहाँ पर कमेंट्री करते हैं, उनका घर बार चल रहा है। क्रिकेट छोड़ने के बाद तमाम क्रिकेटर्स यहाँ हिंदुस्तान में कमेंट्री कर रहे हैं। जी, फिर उनका विरोध नहीं होता। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और ये शिवसेना को इसका जवाब देना चाहिए। रणवीर जी, इसके पीछे की डिप्लोमेसी आप क्या देखते हैं? क्या आप इसे देश में इस वक्त जो इलेक्शन पीरियड चल रहा है, चुनावी माहौल चल रहा है, उसमें किसी तरह का माइलेज है, या फिर महाराष्ट्र में आने वाले वक्त में किसी तरह के चुनावों के लिए शिवसेना की एक मेंटल प्रिपरेशन है? वो तो एक तैयारी जो है हर पार्टी करती रहती, वो तो है ही है, मोमेंटम वो तो बना हुआ है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि इस टाइम इलेक्शन का माहौल है, बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं, शिवसेना वहाँ जाकर के अलग खड़ी हुई है, अलग से चुनाव लड़ रही है, बीजेपी की सहयोगी वहाँ पर वो नहीं है, तो वो भी एक बड़ी वजह हो सकती है। जिस तरह से मुद्दे को उन्होंने उछाला है लगातार पाकिस्तान विरोध का, अब उन्हें जो भी कुछ दिख रहा है उसका विरोध करो, यही लाइमलाइट में रहने का एक तरीका। और शायद बिहार इलेक्शंस में इसका वो अपनी तरफ से जो असर डाल सकें वो डालने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, तो इसमें फिर आइडियोलॉजी कहाँ गई? एक तरफ शिवसेना बिहारियों का विरोध करती है, बिहार बाहरी लोगों का विरोध करती है, मुंबई में कभी यूपी वालों का विरोध करती है, और वहीं आप बिहार इलेक्शन में आप जा रहे हैं। तो इसमें ये तो साफ है कि आपका कोई सिंपल स्ट्रेट थिंक टैंक नहीं है आपका। तो मैं वही बात कह रहा हूँ ना कि लाइमलाइट में बने रहने की आदत है, वो सिर्फ खबरों में बने रहने के लिए सब कर रहे हैं, बाकी उसके पीछे कोई बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। ठीक है, खेमचंद शर्मा जी, इसके पीछे की डिप्लोमेसी क्या है, क्या लगता है आपको?
नहीं, इसके पीछे कई रीज़न हो सकते हैं। जो जिन लोगों ने ये घटना को अंजाम दिया, उनका अपना सेल्फ ग्लोरिफिकेशन हो सकता है, उनकी अपनी पर्सनल महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं, उनके कारण उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। और इसके पीछे क्योंकि वो अलग पार्टी है, उनका कुछ और भी थॉट प्रोसेस हो सकता है, तो उसके बारे में तो वही बेटर बता सकते हैं। लेकिन जो हुआ वो सही नहीं हुआ और आगे से नहीं होना चाहिए। हम ऐसी आशा करते हैं कि शिवसेना अपना विरोध करेगी, लेकिन विरोध का तरीका ऐसा होगा जो सभ्य होगा, जो डेमोक्रेटिक होगा। क्या ये इसलिए हुआ क्योंकि सुधींद्र कुलकर्णी खुद भी बीजेपी में काफ़ी दिनों तक रहे, करीब 9 साल से ज़्यादा वो बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ काम करते रहे, जुड़े रहे, और एक बीजेपी का लीडर होने के नाते वो एक पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री की किताब का विमोचन हिंदुस्तान में कर रहे थे? क्या इसलिए ऐसा हुआ? नहीं, मेरे को वजह हो सकती है। नहीं, मेरे को ऐसा नहीं लगता, क्योंकि वो एक स्टैंड है उनका, विरोध वो करते रहे और विरोध करने में कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन इस समय जो विरोध का तरीका था वो बिल्कुल ही दुखद था। और मेरे को ऐसा लगता है कि शायद सुधींद्र कुलकर्णी जी नहीं होते, कोई और भी होता तो भी शायद वो ऐसा ही करते, जो इनको नहीं करना चाहिए था। अब हमारी सरकार का वहाँ पे कार्रवाई देखी, सरकार की तन्मयता देखी, उससे मेरे को ऐसा आशा है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। हाँ, विरोध को हम रोकना भी नहीं चाहते, विरोध करना डेमोक्रेसी में सभी का अधिकार है, लेकिन विरोध करने का तरीका शालीन होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए। आप इसे उत्पात की श्रेणी में नहीं लेते हैं? मैंने कहा उत्पात की श्रेणी में है, तभी कार्रवाई की गई है, तभी FIR दर्ज की गई है, तभी उनको जेल भेजा गया है। नहीं तो फिर उन पर FIR क्यों दर्ज की जाती, जेल क्यों भेजा जाता? रणवीर सिंह जी, क्या अगर एक पिता के 2 पुत्र हों, 2 बेटे हों, एक शालीन हो, सभ्य हो, सुशील हो, एक उत्पाती हो, उद्यमी हो, उपद्रवी हो, तो क्या हम दोनों को अलग अलग, यानी कि अगर वो पिता क्या दोनों को अलग अलग ट्रीटमेंट नहीं देता है, और अगर वो सफर पर साथ लेकर चलेगा तो क्या दोनों पर अलग अलग ध्यान नहीं रखेगा? वो आपकी जितने भी सवाल हैं वो सब जायज़ हैं, लेकिन सवाल ये है कि गुलाम अली साहब का कंसर्ट जिस तरह से कैंसिल कराया, और अगर गुलाम अली साहब अगर गलत होते तो दिल्ली सरकार ने हाथों हाथ क्यों कहा कि हम अपने यहाँ कंसर्ट कराएंगे, दिसंबर में कंसर्ट होने जा रहा। तो वो विरोध कर रहे हैं। और जैसा आपने कहा, एक पिता के 2 पुत्र हैं। अब यहाँ पिता कौन है और 2 पुत्र कौन कौन से हैं वो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। पेरेंट्स कौन है इनके? मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी मान लीजिए पिता है, और अगर उसके 2 पुत्र की जगह मैं सुशील पुत्र की बात नहीं कर रहा हूं जी, मैं बात कर रहा हूं कि महाराष्ट्र में बीजेपी मान लीजिए पिता है, एक पुत्र उसका शिवसेना है जो उपद्रवी है, उद्दंडी है, उद्यमी है। अगर वो उससे साथ लेकर कहीं सफर पर निकलेंगे तो उसके लिए विशेष तवज्जो देंगे, विशेष ध्यान देंगे, या वो पहले से अंदाजा रखेंगे कि अगर रास्ते में इस तरीके की परिस्थितियां हुई तो ये हमारे लिए ये मुसीबत खड़ी कर सकता है? देखिए, इसमें एक टाइमिंग का खेल है। हर जगह जो हम लोग कहा करते हैं ना, टाइमिंग वही है कि विरोध करती है शिवसेना। ऐसा नहीं कि रोजाना 365 दिन विरोध करती है, वो अपने हिसाब से विरोध करती है जब उसको माइलेज लेनी होती है। और इस टाइम क्योंकि इलेक्शन का माहौल है तो एक बड़ी वजह वो भी हो सकती है। इसलिए खेमचंद शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? मैं आपको बताना चाहूंगा, एक तो वो हमारे पुत्र नहीं, हमारी पार्टी के भाई हैं, और भाई में बहुत सारी सिमिलरिटी होती हैं, इसीलिए हम लोग सहयोगी हैं। चलिए, भाई मान लिया, एक भाई उद्दंडी हो सकता है, एक भाई सुशील हो सकता है। भाई को सलाह दी जा सकती है, वो सलाह दी गई है, और भाई यदि कोई ऐसा काम करता है जो अवांछनीय है तो कार्रवाई भी की जाती है, और कार्रवाई की गई है। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो दिल्ली सरकार की बात की गई, तो दिल्ली सरकार का रीजन वो नहीं था, दिल्ली सरकार का रीजन अपीजमेंट है। हमारी सरकार, हमारी पार्टी अपीजमेंट ऑफ नन एंड डेवलपमेंट फॉर ऑल, और वर्क फॉर ऑल की नीति के आधार पर काम करती है। लेकिन सभी जानते हैं कि दिल्ली में जो सरकार चल रही है उसका उद्देश्य एक विशेष वर्ग को, विशेष समाज को अपीज करना है और लोगों को भ्रमित करना है। अब देखेंगे यूपी में घटना हुई और उन्होंने नेशनली एक एडवर्टीजमेंट जारी कर दिया, उसका क्या लॉजिक था? अब दिल्ली में आपने डेंगू की अवेयरनेस तो फैलाई नहीं, डेंगू की अवेयरनेस के लिए एडवर्टीजमेंट कब जारी की गई? कब जारी की गई? जब वहां पे डेंगू बुरी तरीके से फैल गया। वो मैं आपकी बात का जवाब दे दूं। दरअसल मैं ये कहना चाहता हूं, आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में घटना हुई, अरविंद केजरीवाल ने नेशनल लेवल पे मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एक एड इशू कर दिया है, रिलीज कर दिया है। ये आपकी इंडस्ट्री का काम है, ये पॉलिटिकल माइलेज लेने का काम है, चाहे गुलाम अली साहब का भी मुद्दा हो। मैं आपको 2 चीज बताना चाह रहा हूं कि गुलाम मतलब पॉलिटिकल माइलेज ले रहे हैं ना, इसमें डिफरेंस है। आप बात को समझिए, एक है कि अपीजमेंट की वजह से, क्योंकि महाराष्ट्र में वो कंसर्ट कैंसिल हुआ है
तो मैं दिल्ली में कंसर्न करा के दिखाना चाहता हूँ कि मैं एक विशेष वर्ग का या एक विशेष समाज का यदि कोई व्यक्ति प्रोग्राम करना चाहता है तो मैं उसको शेल्टर प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो एक विशेष वर्ग को अपीजमेंट करने की पॉलिसी है, जबकि वो अपने यहाँ पे जितनी समस्या है उन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे डेंगू एक महामारी का रूप ले चुका है, ही इज़ नॉट सीरियस। उनकी जो पार्टी के लोग हैं वो पूरी तरीके से करप्शन में लिप्त हो चुके हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए वो कुछ कर नहीं रहे हैं। और आपको पता होगा और आपको शायद याद होगा कि ही इज ए चीफ मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो, उनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनके पास मॉनिटरिंग का काम है। वो मॉनिटरिंग का काम भी वो ढंग से नहीं कर पा रहे। केजरीवाल जी की बात, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी मुद्दा नहीं हमारे इस कार्यक्रम में। मैंने इसलिए रखा क्योंकि आपने उठाया। हम केजरीवाल से महाराष्ट्र सरकार, दिल्ली की बात रणवीर सिंह ने की है, दिल्ली की बात रणवीर सिंह जी ने की है। रणवीर जी चलिए हम मुद्दे पर लौटते हैं। और ये क्या आप देख पाते हैं कि शिवसेना में आज जिस तरीके से थिंक टैंक काम कर रहा है, उनकी जो थिंक लाइन है, उनकी जो रणनीति है, उनकी जो डिप्लोमेसी है, क्या स्वर्गीय बाल ठाकरे के वक्त से लेकर और उद्धव ठाकरे तक कुछ परिवर्तन आप देख पाते हैं? परिवर्तन तो जरूर आया है, क्योंकि अब दोनों कजिन हैं, दोनों भाई हैं, वो अलग अलग रास्तों पे चल पड़े हैं। और जैसा कि बार बार मैं कह रहा हूं कि वो विरोध करने का उनका अपना अपना तरीका है। नहीं, ये कभी इस तरह की घटनाएं आपको याद हो, आपने अपने अनुभव किया हो अपने एक लंबे जीवन में? वो बहुत पहले का जो है वो आपको भी ध्यान होगा, कभी इंदौर में जाकर के पिच खोद दी, कभी इस तरह का कर दिया, उससे होता कुछ नहीं था, लेकिन वो लाइमलाइट में बने रहने का एक जरिया होता था और कुछ नहीं है। उससे किसी का कोई नुकसान नहीं, कोई फायदा नहीं है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान में क्रिकेट खेलने नहीं आता था, एक बार पिच खोद दिया तो आप हर बार खोदने चले जाएं तो आप हर बार नहीं खोद पाएंगे। तो वो एक बस उनका विरोध करने का तरीका होता था, खबरों में बने रहना, वही एक उनका मेन इशू है। ठीक है खीमचंद जी, ये जो विषय है पिच खोद देना, कभी कुछ कर देना, पाकिस्तान का जब नाम आया तो फौरन पाकिस्तान का जहां मुद्दा है वहां बिल्कुल फ्रंट में जाके खड़े हो जाना पाकिस्तान के सामने कि हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान में पाकिस्तान की एंट्री बैन है। तो ये आपने कहा कि ये आरएसएस और बीजेपी की ही लाइन रही है, इस थिंक लाइन पर हम चलते रहे हैं। पाकिस्तान शिवसेना ने इसको ग्रैब किया है, अपनाया है, इसको चुराया है। तो क्या ये सिर्फ एक हिंदुत्ववादी चेहरा बने रहने की कोशिश थी जो आज भी जारी है? देखिए, एंटी पाकिस्तान होना हिंदुत्ववादी होना नहीं है, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। अगुवाई कर रहे हैं ना, लेकिन आप ऐसा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी और या आरएसएस, उनकी जो नीति पाकिस्तान की जो हिंदुस्तान विरोधी नीतियां हैं उनका विरोध करना है, पाकिस्तान की जनता का विरोध करना नहीं है, पाकिस्तान का विरोध करना नहीं है। शिवसेना को आप अलग, शिवसेना को भी मैं ऐसा मानता था कि वो भी जो पाकिस्तान की हिंदुस्तान विरोधी नीतियां हैं उन्हीं का विरोध करती है। हाँ, उन्होंने ये जो तरीका अपनाया वो गलत तरीका था और मेरे को पूर्ण आशा है कि वो भविष्य में ऐसा तरीका नहीं अपनाएंगे, वो शालीन तरीका अपनाएंगे और डेमोक्रेटिक तरीका अपनाएंगे। सुधींद्र कुलकर्णी की जगह अगर और कोई व्यक्ति होता तो क्या उसका भी यही हश्र होता, या इस हश्र के पीछे वजह ये थी कि वो सुधींद्र कुलकर्णी है? देखिए, ए फॉर बट में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन हमारी सरकार कुलकर्णी जी की जगह कोई और भी व्यक्ति होता तो उसको भी... कुलकर्णी का कद, मैं कद की बात कर रहा हूं, उनके पास्ट की बात कर रहा हूं, क्योंकि वो बीजेपी से जुड़े रहे हैं। नहीं, उनका कद वास्तव में बड़ा है, वो सीनियर डिप्लोमेट्स रहे हैं और हमारी पार्टी के सीनियर लीडर रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमारी सरकार, जो महाराष्ट्र सरकार है, उनकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति भी होता, उनको भी उतनी सुरक्षा प्रदान करते, उतनी ही उनके इवेंट को सुरक्षा प्रदान करते और उनके इवेंट को सफल बनाने की कोशिश करते, जैसा सुधींद्र कुलकर्णी जी के लिए किया गया। अगर भूतपूर्व नेता रहे हैं, वो बीजेपी में लंबे वक्त से जुड़े रहे हैं, क्या शिवसेना आज भी मान लीजिए किसी वर्तमान लीडर के साथ इस तरह की हरकत करती है तो क्या बीजेपी का सॉफ्ट कॉर्नर इतना ही रहेगा जो अभी है? नहीं, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाते रहे या भारतीय जनता पार्टी को कंसल्टेंसी देते रहे, वो शिवसेना को भी कंसल्टेंसी देते रहे एज ए सहयोगी पार्टनर। तो मैं व्यक्तिगत नहीं होऊंगा और भारतीय जनता पार्टी को ना ही आक्रामक होने की जरूरत है, ना ही एबनॉर्मल होने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी को चुना गया है काम करने के लिए और हम काम कर रहे हैं और हम नॉर्मल हैं। जो हमें करना चाहिए था हमने उन लोगों पर कार्रवाई की, उन पर FIR दर्ज की और अब हमारा जुडिशरी सिस्टम उनको जो भी सजा होगी उचित वो सजा देगा। रणवीर सिंह जी, अभी खेमचंद जी ने कहा कि अगर बीजेपी किसी तरह का स्टैंड लेती है या विरोध करती है तो ये एक तरीके से शिवसेना को फायदा पहुंचाने वाली बात होगी। मैंने ऐसा नहीं बोला जी। आप अपनी चीज़ों को, अपने बयान को मेरे मुंह में ना डालें जी। लेकिन क्योंकि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है काम करना और लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल में रखना। तो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए जो भी उचित होगा हम करेंगे, हमने किया। नहीं, लेकिन इस चीज से कितना इत्तेफाक रखते हैं रणवीर जी? जी, अगर ऐसा होता है, क्या ऐसा हो सकता है कि अगर आप रिएक्शन करेंगे तो उससे आप किसी को बड़ा बना देंगे? क्या ये मुमकिन है?
नहीं, रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर सरकार है, चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कार्रवाई की जैसा कि शर्मा जी कह रहे हैं, और जो उनके हक में था कार्रवाई की। सुधींद्र कुलकर्णी की जगह कोई और भी होता तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि जब कोई कार्यक्रम करने जाता है तो पहले पुलिस प्रोटेक्शन मांगता है, परमिशन लेता है, और वो सुधींद्र कुलकर्णी होते या कोई दूसरे कुलकर्णी साहब होते, परमिशन उसी तरह की मिलती, उसी तरह की सारी कार्रवाई होती। लेकिन सुधींद्र कुलकर्णी साहब का जो कद रहा है कि वो एक सीनियर डिप्लोमेट रहे हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर रहे हैं, कई दिनों तक सीनियर लीडर्स के साथ काम करते रहे हैं, तो ऐसे में नहीं लगता कि बीजेपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज्यादा थी, जिम्मेदारी बढ़ जाती थी? देखिए, उनका वो व्यक्तिगत कार्यक्रम था, उसमें बीजेपी का कहीं कोई रोल नहीं था। उन्होंने अपना जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है, एनजीओ बनाया हुआ है, उसके वो प्रेसिडेंट हैं, और उस लिहाज से उनका वो बिल्कुल ही निहायत ही व्यक्तिगत कार्यक्रम था। खेमचंद जी, क्या इसकी जानकारी थी पार्टी को कि ऐसा कुछ होने जा रहा है? नहीं, हमें बिल्कुल इसकी जानकारी नहीं थी। जैसा ये एक प्राइवेट कार्यक्रम था, जैसे एक रूटीन में उसका परमिशन लिया जाता है, उसका परमिशन लिया गया और सरकार ने परमिशन दिया। सरकार ने लेकिन ये निर्देश जरूर जारी कर दिए थे कि अगर इसमें कोई एंटी हिंदुस्तान या एंटी इंडिया एक्टिविटी हुई तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। अगर एंटी इंडिया का एक्टिविटी नहीं होती तो इस कार्यक्रम को हम होने देंगे और इस कार्यक्रम को जो सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए हम करेंगे। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हर एक नागरिक के लिए है और हम उसको पूरी तरीके से निभा रहे हैं और निभाएंगे। चाहे उसमें हमारे पार्टी का कोई नेता है इसलिए हम ज़्यादा करें, ऐसा नहीं है। हमारे देश के किसी भी नागरिक के साथ ऐसा होगा, हम पूर्ण रूप से उस नागरिक के साथ खड़े रहेंगे, पूरी सरकार खड़ी रहेगी और उचित कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब मान लीजिए, अगर क्योंकि अभी जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि शिवसेना के अंदर इस तरीके का विचार पनप सकता है पार्टी के अंदर, वो इस अपने विरोध को यहाँ तक ले जा सकती है कि वो महाराष्ट्र के सीएम से इस्तीफे की मांग कर सकते हैं, क्या इतना होने तक का इंतजार आप करेंगे या आपकी पार्टी करेगी या कोई बात करेगी? देखो, आपने देखा कि हमारा सीएम बनाना और हमारे सीएम का चुनाव करना वो हमारी पार्टी का एकाधिकार है और हमारी पार्टी ने उसी अधिकार को उपयोग करते हुए चुनाव के बाद फडणवीस साहब को सीएम बनाया। उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। वो पार्टनर हैं, पार्टनर जो हमारा एक गठबंधन हुआ है, गठबंधन का एक अंडरस्टैंडिंग डॉक्यूमेंट बना है, उसके अनुसार हम काम कर रहे हैं और उस दायरे के अलावा पर्सनल मैटर्स में ना हम उनको ना वो हमको इंटरफेयर कर सकते हैं। रणबीर जी, अगर ऐसा होता है, क्या आपका कुछ अंदाजा है इस बारे में? आप क्या कहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से विरोध बढ़ रहा है, शिवसेना उग्र रवैया अपनाए हुए है, उग्र रूप इस वक्त अपनाए हुए है और बीजेपी को लेकर या महाराष्ट्र के सीएम को लेकर वो सीधा टारगेट कर रही है कि सीएम ने जो किया है उसका हम विरोध करते हैं, तो ऐसी स्थिति बन सकती है आगे? नहीं, कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनको सत्ता उनको भी चाहिए और अभी कोई बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है वहाँ पर इलेक्शन हुए, तो सत्ता सुख तो हर आदमी को चाहिए, तभी उसकी राजनीति चमकती है। तो ऐसा वो कुछ करेंगे नहीं, वो सिर्फ दिखावटी जो है वो शोर शराबा करते रहेंगे, इससे ज़्यादा वो आगे बढ़ेंगे नहीं। दूसरी बात मैं एक और कहता हूँ कि लाल कृष्ण आडवाणी इस देश के बहुत बड़े नेता हैं, बीजेपी के नेता हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, वो पाकिस्तान होकर के आए थे, बहुत शोर शराबा हुआ था। क्या शिवसेना में इतनी कुव्वत है कि उनके ऊपर स्याही फेंकना तो दूर है, पेन भी निकाल सके उनके सामने? क्या शिवसेना का कोई आदमी ऐसा कर सकता है? ठीक है, आपने सवाल जो उठाया वो बिल्कुल वाजिब है, लेकिन हालांकि खेमचंद जी इस बात को नहीं मानेंगे ना वो कहेंगे रणबीर जी, लेकिन एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते हम विश्लेषक हैं, हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर बीएमसी के जो इलेक्शन है उसे लेकर किसी तरह का माइलेज लेने की शिवसेना की ये तैयारी हो जो आने वाले वक्त की हो? बिल्कुल, वो एक सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि उनको पंचायत चुनाव जो होने हैं उसमें वो मैक्सिमम फायदा उठाएंगे। उनके जो वर्कर्स हैं जो थोड़ा छिटके हुए वो होते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा करीब आएंगे। इस तरह के भड़काऊ बयान जो होंगे तो उससे पार्टी और संगठित होगी, ये उनका एक मेन मुद्दा हो सकता है। तो इसमें फडणवीस को टारगेट बनाना, ये इसकी वजह क्या है? क्या आप महाराष्ट्र के अच्छे सीएम नहीं हैं, आप एक अच्छा प्रशासन नहीं दे पा रहे हैं, आप अच्छे प्रशासक नहीं हैं? देखिए, वो खबरों में बने रहना। अगर वो फडणवीस साहब का इस्तीफा मांग रहे हैं, इससे बेहतर है कि वो सरकार से अलग हो जाएं। वो ये भी तो कर सकते हैं, सरकार अपने आप गिर जाएगी या बनेगी, बिगड़ेगी, जो भी होगा, तो सरकार से बाहर भी नहीं जाएंगे, अंदर बैठ करके ही शोर मचाएंगे। जैसे आपने पिता पुत्र वाले जो इतने एग्जाम्पल दिए हैं थोड़ी देर पहले, अगर कोई पुत्र इतना उद्दंडी हो जाता है कि घर वालों के हिसाब से नहीं चलता है और घर में भी रहेगा, तो पिता क्या कहता है? अपना दरवाजा अलग करो, अपना खाना अलग बनाओ जा करके। तो वो भी नहीं करना। अगर आपको इतना ही बुरा लग रहा है तो आप सरकार से अलग हो जाइए ना। खेमचंद जी, किस तरह की परिस्थितियां देख पा रहे हैं आप? ये परिस्थितियाँ बहुत ही नॉर्मल हैं, परिस्थितियों में कोई चिंताजनक बात है नहीं। हमारी सरकार वहाँ पूरी तरीके से काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है और हम विश्वास दिलाना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से,
देश के किसी भी नागरिक को परेशानी होगी तो हमारी सरकार और हमारी पार्टी उसके साथ खड़ी होगी और हम सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेटिक जो तरीका है विरोध का उसका समर्थन करेंगे। अगर वो तरीका डेमोक्रेटिक नहीं है, वो कोई भी करता है, हम उसका विरोध करेंगे, उस पर हमारी सरकार कार्रवाई करेगी और इसमें किंचित मात्र कोई संदेह नहीं है और हम बिल्कुल इसमें चूकेंगे नहीं कार्रवाई करने में। और आपने देखा महाराष्ट्र में कार्रवाई हुई भी और पूरी सतर्कता से कार्रवाई हुई और तुरंत कार्रवाई हुई। नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए किसी तरह की कोई अनुशासनहीनता होती है या आगे होती है तो क्या सिर्फ कार्रवाई होगी, कोई एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश कभी नहीं होगी? देखिए, कार्रवाई ही एग्जाम्पल सेट होता है, आप उससे ज़्यादा क्या करोगे। और कार्रवाई हुई है तो कार्रवाई इसीलिए होती है ताकि दूसरे लोगों को मैसेज जाए, आप भी ऐसा करोगे तो आप पे भी ऐसी ही कार्रवाई होगी। ठीक है। रणवीर जी, क्या कार्रवाई से आप इत्तेफाक रखते हैं जो कार्रवाई हुई है? जैसा कि खेमचंद जी कह रहे हैं कि हमने गिरफ्तार किया, शिव सैनिकों को की गिरफ्तारी होती है, उसके बाद जब जाते हैं तो उनको शिवसेना सम्मानित करती है। क्या ये एक तरीके से चोरी और ऊपर से सीना चोरी की बात नहीं है? और क्या इस कार्रवाई से संतुष्टि होनी चाहिए? और इस बात की गारंटी तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो पॉपुलैरिटी की राजनीति करने वाली बात है शिवसेना के अंदर, जो आदत है या बवाल मचाकर राजनीति करने वाली बात है, राजनीतिक मुद्दों को अपनाकर खुद को आगे करने वाली बात है, तो इसमें कहीं वो पीछे हटेंगे? देखिए, वहाँ कोई हिंसा तो हुई नहीं है। वो स्याही पोतने वाला जो काम उन्होंने किया, कृत्य किया, वो गलत है। सारी दुनिया उसकी निंदा करती है और जितनी कार्रवाई उस लिहाज से होनी चाहिए थी वो सारी कार्रवाई वहाँ के मुख्यमंत्री ने की है। इससे ज़्यादा क्या उनको फांसी पर लटकाया जाता, वो तो होना नहीं था। तो इस तरह का बवंडर वो करते रहेंगे और उसी से वो अपना क्षणिक फायदा, जैसा कि आपने बीएमसी इलेक्शंस की बात कही, वो इलेक्शंस भी कहीं उनके दिमाग में हो सकते हैं, वो भी एक बड़ी वजह हो सकती है। और महाराष्ट्र का जो मराठी मानुष है, जो लोकल के वहाँ लोग हैं, बहुत सारे लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। वो कहते हैं कि जो हुआ है वो गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा भी नहीं रणवीर जी कि लोकल के जो लोग हैं मुंबई के, महाराष्ट्र के, वो शिवसेना के हर एक इस तरह के काम में या इस तरह की हरकत में साथ देते हो, सिवाय शिव सैनिकों के? नहीं, तो हर नागरिक जो है वो एक ही पार्टी को मानने वाला भी नहीं है ना। आइडियोलॉजी अलग अलग मानने वाले लोग होते हैं। नागरिक जरूर है महाराष्ट्र के, लेकिन हर आदमी शिवसेना को तो नहीं पूज रहा है ना। दूसरी पार्टियों में भी उनकी आस्था है। तो इसलिए जो सही व्यक्ति होगा वो गलत चीज का विरोध करेगा, वो पार्टी कोई भी करे। अगर कोई भी पार्टी गलत काम करती है तो उसका विरोध हर आदमी करेगा। ठीक है, तो हमारे दर्शकों को हम एक बार फिर से ग्राफिक के जरिए आपको दिखाने चाहेंगे इस पूरे मामले की पेंच क्या है। कई बयानबाजियां भी हुई हैं, एक बार आप ग्राफिक पर नजर डालिए। ये जो मुद्दा है कि हम करें तो नाम और शिवसेना करे तो बदनाम, ये बीजेपी की ओर से भी पाकिस्तान का विरोध होता रहा है, आरएसएस की ओर से, लेकिन अब पाकिस्तान ने वही किया है जो बीजेपी को रास नहीं आ रहा है। और उसके पीछे बीजेपी कहती है, बीजेपी के नेताओं के बयान आए हैं जिनका कहना है कि हम इस कार्य की भर्त्सना करते हैं, हम इसकी बुराई करते हैं, इसे कंडम करते हैं। शिवसेना और बीजेपी के बीच इसी पूरे मुद्दे को लेकर तकरार बढ़ी। हालांकि शिवसेना ज्यादा एग्रेसिव है। कुलकर्णी पर स्याही फेंकने के बाद, पोतने के बाद अब बीजेपी और शिवसेना में ये तकरार बढ़ी है। बीजेपी की ओर से बयानबाजी ये है कि हम इसका विरोध करते हैं, घटना का विरोध करते हैं। केंद्र सरकार की मंजूरी पर उंगली उठाना ठीक नहीं, ये सिद्धार्थनाथ सिंह का बयान आया है और इस पूरे मामले को लेकर विरोध करने का ये तरीका ठीक नहीं है। किरण रिजिजू भी ये कहते हैं, यानी कि आप विरोध कीजिए लेकिन वो डेमोक्रेटिक होना चाहिए, लोकतांत्रिक तरीका होना चाहिए, और ऐसा विरोध ठीक नहीं, ये कहना है बीजेपी के सीनियर लीडर, वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी का भी, कि विरोध का तरीका ठीक नहीं है। पाकिस्तान का जो विरोध है शिवसेना का, वो जारी रहेगा। संजय राउत ने कहा, पाकिस्तानी नेता संजय राउत ने साफ कर दिया है कि हम विरोध को जारी रखेंगे और शिवसेना का पाकिस्तानी विरोध कोई नया नहीं है, ये भी कहना है संजय राउत का। लेकिन इसके उलट मुद्दा बरकरार है। हालांकि हमारे साथ जो बीजेपी के नेता साथ थे, खेमचंद जी ने, उन्होंने ये कहा कि ये बीजेपी और आरएसएस का ही मुद्दा है, का भी मुद्दा नहीं है। इसे शिवसेना उठा सकती है, इसे भुना सकती है। इसके पीछे की राजनीति और इसके पीछे की कूटनीति अलग हो सकती है। आज की हमारी चर्चा में इतना ही। आप दोनों मेहमानों का, रणवीर सिंह जी और खेमचंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया जस्ट खबर न्यूज़ चैनल में आने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। फिलहाल इजाज़त दीजिए, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट खबर। फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।